हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। तो आप जानते हैं कि पिछले सत्र के अनुसार इस सत्र भी 17वीं सेशन बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों को सेशन मिला वो एसएसटी का मिला, क्लास 10th 9th के लिए, और इंग्लिश का मिला, कंप्यूटर मिला। उसी परिप्रेक्ष्य में इस सेशन भी सीबीएसई क्लास 10th का पहला वीडियो, पहला सेशन हिस्ट्री से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये पहला सेशन है और ये सेशन जो है 2022 और 23 यानी मार्च 2023 में जो एग्जाम देने वाले एग्जामिनी हैं उनके लिए ये खास करके है, क्योंकि अभी एक 26 अप्रैल का एग्जामिनेशन होने वाला है। उनका प्रिपरेशन कंप्लीट है, वो रिवीजन मोड में है, लेकिन न्यू स्टूडेंट जो 9th से 10th में आए हैं उनके लिए खासा ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको बता दूं कि दिस टाइम देयर इज नो चेंज, नो कटिंग ऑफ सिलेबस इन एनी सब्जेक्ट्स। एक चेंजेस है वो संस्कृत के बुक में चेंजेस आया है, जो आप अपने अपने स्कूल्स में संस्कृत टीचर से कंसल्ट करके आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, एश्योर हो जाइए। स्टिल कभी किसी को डाउट हो कि नहीं हो पा रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एश्योर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर क्या चेंजेज आया है तो मैं बता दूंगा। दूसरा चीज मैं बता दूंगा आपको कि आज का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी आप जिस कॉन्टिनेंट की बात हम लोग करेंगे, यानी एक महादेश यूरोप है, उस यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म कैसे उदय हुआ। तो उससे पहले कि मैं इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म का हिंदी होता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता किसको बोलते हैं? यानी देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी राष्ट्रीयता है, और उसमें उस देश के डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार करके चारों तरफ से इंडिकेट करके ये सबसे बड़ा मैटर करता है। इस मैटर में यूरोप में सबसे ज्यादा, अगर मैं 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट बता दूं आपको, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आप लोग पढ़े होंगे, फ्रांस की क्रांति, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर उस फ्रांस की क्रांति से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। और फ्रांस दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र रहा, देश रहा कि सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन किस चीज की हुई? क्रांति। जो बड़े उद्यमी थे, जो कैथोलिक्स थे, जो चर्च थे, उनके खिलाफ का क्रांति हुई। वो एक राजा का जो फैमिली था, जो आम जनता पर जो दमन कर रहा था 100-200 सालों से, उसके खिलाफ क्रांति हुई। उसी में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुने होंगे, कि जो आजादी का प्रतीक एक स्टैच्यू है, जिसमें दोनों हाथों में कुछ न कुछ संदेश दिए हुए, एक हाथ में टॉर्च है इनलाइटमेंट और एक डॉजियर है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर बताएंगे, क्योंकि आपके पास अभी कंप्लीट टाइम है, और पूरे टाइम में जब हमारा सिलेबस लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम शेयर करेंगे आपसे, जिससे कि आपके आने वाले जितने एग्जामिनेशन है सीबीएसई के, वो आसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर की शुरुआत यानी हिस्ट्री से इसलिए मैंने किया है। एक्चुअली में एसएसटी के 4 पोर्शन है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है जिसको दूसरी भाषा में आप लोग सिविक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स है, आर्थिक तंत्र अर्थव्यवस्था, एंड जियोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति ऑफ द कंट्री। तो ये इस 4 सब्जेक्ट को लेकर के आपको 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है और होगा, जिसमें 20 मार्क्स आपके स्कूल के मार्क्स मिलेंगे, जिसमें प्रोजेक्ट है, नोटबुक्स है, ये सारे सबमिशन के बाद मिलेंगे। तो पूरा का पूरा फोकस 80 मार्क्स पर करना है। उस 80 मार्क्स में अकेले एक बुक्स नहीं है, 4 बुक्स है, और 4 बुक्स को मिलाकर के आपका कंप्लीट एसएसटी होने वाला है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर चिन्हित किए हैं जो हिस्ट्री से किए हैं, क्योंकि हिस्ट्री को बहुत सारे लोग बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्टोरी के अकॉर्डिंगली उसको कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मेरे जितने सीबीएसई के न्यू व्यूअर्स हैं, क्लास 10 में जो अपग्रेड हुए हैं, उनके लिए है। तो मैं आपको आइए अब चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली लाइन बाय लाइन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
सो हम लोग अभी देखेंगे द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। और अभी मैंने बताया था कि इस चैप्टर्स का सबसे जो मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस इमेज के साथ आप समझने की कोशिश कीजिए, खास करके क्लास 10th के स्टूडेंट। ऐसे तो हिस्ट्री का जो भी चैप्टर होगा वो सारा चैप्टर आपको कहीं ना कहीं एक जनरल नॉलेज का एस्पेक्ट्स में बनेगा, लेकिन इसमें जो देख रहे हैं आप, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो दिख रहा है आपको फिगर, इस फिगर में इन लोगों को ये बताया गया है कि एक हाथ में टॉर्च लिए हुए इनलाइटमेंट जो है, और दूसरा जो डॉजियर जो है, डॉजियर किसको बोलते हैं, एक ऐसा लेटर, ऐसा पत्र जिसमें रूल बुक लिखा हुआ हो, रूल होता है, कानून होता है। तो कैसे उसको चल रहा है, 1 पॉइंट दे दीजिए उस पर, क्या 1 पॉइंट। हाँ, वो तो इस डॉजियर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग कतार बना करके इससे गुज़र रहे हैं, और गुज़रने के बाद यहाँ पर अपने आप को समर्पित करते हुए कि कहीं ना कहीं लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, यानी आज़ादी सबको चाहिए। और इस आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में यूरोप के मैक्सिमम कंट्री, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9th इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कनेक्टेड दिस चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड में, यूरोप में अगर क्रांति सबसे पहले हुई तो वो फ्रांस में क्रांति हुई, और इसका नतीजा है कि आज फ्रांस दुनिया के नक्शे पर काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। इसका प्रमाण मैं बता दूं आपको कि हम भारत के लोग आज डिफेंस सेक्टर्स में फ्रांस से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, और आज लास्ट 2 सालों से हम लोग रफाल खरीद रहे हैं। आप लोगों को फाइटर जेट का नाम सुने होंगे तो अभी तक 27 रफाल खरीद चुके हैं, और भी बहुत सारा डील है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आगे डेवलप हुई है, तो उससे हम लोग ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी पहले विद्रोह किया, किसके खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, उस कंट्री का, उस देश का, उस समाज का, उस घर का उत्थान पहले हुआ। अगर वो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ नहीं ये करते तो आज हिस्ट्री में, बुक में उनका नाम नहीं रहता कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, राजा राम मोहन राय। इससे पहले बहुत सारे लोग आए, सब लोगों ने सती प्रथा को एक्सेप्ट किया। पति मरा, पत्नी को उनको जिंदा जला दिया गया। ये घिनौना जो घृत्य जो नियम था समाज में, इसको कंटिन्यू रखा गया। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हम लोग देखेंगे कि रिवोल्यूशन ये कह रहा है, क्रांति ये कह रही है कि एक दूसरे को कनेक्ट होना इसमें, और ये फिगर ये कह रहा है, देखिए ध्यान से, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया का जो सपना था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। आज भी अगर मैं बात करूं इस हिस्ट्री के माध्यम से, तो दुनिया जो रूस और यूक्रेन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चरमरा गई है। और एक तरफ से इतिहास के पन्नों में ये 2022 का साल, अगले आने वाले 10 साल में न्यू जनरेशन पढ़ेगा कि महाशक्ति की लड़ाई में 2 देशों को पीसा गया, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका और रसिया अपने अपने महाशक्ति पावर को दिखाने के लिए बीच में यूक्रेन को घसीटा। ये इतिहास के पन्ना में दर्ज होगा। यहाँ भी वही करा, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक चेंज, वो सामाजिक चेंज जिसमें अमीर गरीब ऊंच नीच सब इक्वल हो, सबको राइट्स मिले, बोलने का, पढ़ने का, मकान मिले, ये एक ही व्यवस्था में संभव है। वो व्यवस्था है डेमोक्रेसी। तो मोनार्च सिस्टम में कभी संभव नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, राजतंत्र जो होता है, राजा का जो शासन होता है उसको, हाँ, डिक्टेटरशिप, उसको मोनार्च बोलते हैं। और जो जनता का शासन मीन्स, इसमें फिर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सोशल साइंस, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन जो होता है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीटली डेमोक्रेसी। दिस वर्ड्स कम्स फ्रॉम डेमोक्रेसिया, द डेमोक्रेटिया इज कम्स फ्रॉम द डच, यूनान से ये वर्ड आया है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश किया, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, पैक्ट मीन्स समझौता। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन क्लियरली
अगर आप मेरा वीडियो जब देख रहे हैं तो उसको लिखने का भी कोशिश कीजिएगा कि आने वाला जो आपका एग्जामिनेशन हो, पीरियडिक 1 हो, हाफ ईयरली हो, या टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, उस हिसाब से वो चलते रहे। तो कहीं ना कहीं अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक शॉरी, तो ये जो पेंटिंग बनाया गया उस पेंटर का नाम है फ्रेडरिक शॉरी, एंड व्हेन कंप्लीटेड व्हेन मेक दिस पेंटिंग द 1848 में ये पेंटिंग बनी थी। और इन 1848 फ्रेडरिक शॉरी क्या कर रहे हैं, फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रांस का एक कलाकार है, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the peoples of Europe and America, मेन एंड वुमेन, यूरोप और अमेरिका। अब आप कहेंगे सर अभी अभी थोड़ा सा पहले वीडियो के स्टार्ट में आपने एक कॉन्टिनेंट का नाम लिया यूरोप, तो अमेरिका कहाँ से है? बिल्कुल अमेरिका भी है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगर आप भूल रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। तो कहीं ना कहीं, हाँ बोलिए। सबसे आगे अमेरिका ही चल रहा है। बिल्कुल सबसे आगे अमेरिका चल रहा है कहने, लेकिन क्रांति की जो बदलाव आई मशाल में वो फ्रांस में आई। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको समझने की ये ज़रूरत है। और आप अगर कहीं बुक्स पढ़े हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं या स्कूल्स में भी पढ़ेंगे तो इसको कोलैबोरेट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। ऑल एजेस, हर उम्र के लोग। ठीक है, सोशल क्लासेस का मतलब होता है कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फार्मर है। तो सामाजिक जो पैरामीटर है, दर्जा है, अलग अलग, दैट इज कॉल्ड द सोशल क्लासेस। ठीक है, the men and women at all ages, the social classes marching in a long train, एक लंबा लाइन बनाए हुए लॉन्ग ट्रेन, and offering homage। homage का मतलब है, लिखना है तो लिख लीजिए, श्रद्धांजलि। हाँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करना है किसके सामने? उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। अपने आप को मान रहे हैं कि इन्होंने हमारे देश को उत्थान करने के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है, एक साइन है, एक सिम्बॉल्स है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कल वर्धमान महावीर का जयंती है, और वर्धमान महावीर की बात में हम लोग कैसे कह रहे हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाया, और जैन धर्म को ही जितने अहिंसा जो चीज़ें थी उसको मान करके गांधी ने भी माना, विवेकानंद ने भी माना, मदर टेरेसा ने भी माना, सबने भी माना। और सबको मान करके, क्योंकि जो तीर्थंकर थे उनका कई हजार साल पहले उनका था संदेश आया था, जिनका नाम था सिद्धार्थ, जो घर छोड़कर चले गए, विरक्ति उनको हो गई। लेकिन ये गांधी तो हमारे ये 20वीं शताब्दी के गांधी हैं, विवेकानंद 20वीं शताब्दी के हैं, 19वीं शताब्दी के हैं, मदर टेरेसा 20वीं शताब्दी की हैं। तो ये सारे लोग का जो लेसन मिला, कहीं ना कहीं पीस का लेसन, नॉन वायलेंस का लेसन। सो यहाँ भी वही कहा जाए कि कहीं ना कहीं लिबर्टी, आज़ादी, होमेज ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट, एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, महिलाओं की आज़ादी सबसे कम हुई। महिलाओं की आज़ादी सबसे कम हुई क्यों? क्योंकि उस समय महिलाओं को घर से निकलना, महिलाओं को पढ़ना, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था। इट इज़ कॉल्ड द अपार्थेड मोमेंट। तो वी शुड ऑल्सो लर्न अबाउट दैट, हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो एज यू वुड रिकॉल द आर्टिस्ट फीमेल, सो हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ये जो है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिकेशन के तौर पर देखा जाए तो जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जस्ट अ मिनट, ड्रॉ, हाँ
तो येलो कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं आपको। और ये है आपका टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, है ना, ये टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। शी बियर्स इन वन हैंड, सी यानी जो भी आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया जा रहा है वो एक महिला को दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस समय यूरोप में महिलाओं का जो अधिकार था वो काफ़ी कम था। तो सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स, चार्टर्स ऑफ राइट्स का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो उनके हाथ में लंबा, ऑफ मैन इन द अदर, ऑन द अर्थ इन foreground of images lie the shattered remains the symbol of absolutist institutions। तो ये आपको यहाँ पर और बढ़िया से बता दूँ आपको कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या है। यहाँ पर ये देखिए कीवर्ड्स है, और इस तरीके के वर्ड्स 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल that has no restraints on the power exercised in history. The term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive। यानी किसी तरह से लोगों को सताना, ऑप्रेस करना। आप इसका अभी के समय में बेस्ट एग्जाम्पल कोई बताइए, मिलिट्री शासन का इस्तेमाल करके। हाँ, जोर से बोलिए। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि हर बार अपनी चुनी हुई डेमोक्रेटिक कंट्री को डिस्टर्ब करते रहता है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ होती है कि सत्ता जो है अगर नहीं चल रहा है डेमोक्रेटिक तरीके से तो हमारा इंटरफेरेंस ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर वही एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब बताया गया है। दूसरा बताया गया है इन सॉरीज, जो है चित्रकार जो है वो बताता है यूटोपियन विज़न। यूटोपियन का मतलब अ विज़न ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। ऐसा विज़न, ऐसा सोच, ऐसी दृष्टि जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो हो नहीं सकता है, लेकिन उसका ड्रीम, सपना उसको देखना है। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो यूटोपियन विज़न, द पीपल of the world are grouped as distinct nation identified through their flags and national costumes। नेशनल कॉस्ट्यूम्स यानी हर देश का अपना एक राष्ट्रीय कॉस्ट्यूम्स है। कॉस्ट्यूम्स के सेंस में आप कह सकते हैं कि ड्रेस भी है। जैसे आप ओलंपिक खेलने जाते हैं तो भारत का कुछ ना कुछ नेशनल कॉस्ट्यूम्स है ना। स्कूल तो किसी भी स्कूल का ऐसा, हाँ, या किसी भी स्कूल्स का कॉस्ट्यूम्स है, उसके यूनिफॉर्म्स का कॉस्ट्यूम्स आप बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उससे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। फ्लैग झंडा, फ्लैग इज ऑल्सो द आइडेंटिफिकेशन, द वन काइंड ऑफ द कॉस्ट्यूम्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। द विजन ऑफ द सोसाइटी, सो द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। देखिए बताया ना फ्लैग्स। सो in sorry is the leading of the procession way past the Statue of Liberty. Statue of Liberty are the United States and Switzerland. United States and Switzerland, which by this time were already nation state France. So identifiable by the revolutionary tricolor। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी 3 झंडे जो थे, ट्राई कलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू। सी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक कॉमा रेड एंड गोल्ड फ्लैग। रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ये कलर्स है झंडे का। एंड इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सॉरी क्रिएटेड दिस इमेज, the German peoples did not yet exist। the German people, जर्मनी लोग जो थे, the German people did not yet exist as a united nation। the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848। तो 1848
1948 में जो झंडे का जो एक्सप्रेशन था, होप्स टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू द नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी चीज़ें होना, यानी अगर आपके पास एक झंडा नहीं है, कुछ एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आपकी पहचान नहीं है। जैसे हमारे देश का पहचान ट्राई कलर है, तिरंगा है। हम फ्लाइट से भी जाते हैं तो उस पर तिरंगा है, ओलंपिक खेल के मैदान में है, वहाँ पर भी हम लोग आगे आगे चलते हैं, तिरंगा है। हाँ, या युद्ध के मैदान है तब भी पता चलता है तिरंगा है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ों के आधार पर आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग द जर्मन people are the peoples of Austria, the kingdom of the two slices, Lombardy, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ये सारे कंट्री जो हैं, ये उस समय के क्रांति के लिए सब लोग कंट्री जो था, सभी देशों में छोटे मोटे क्रांति स्टार्ट था, चाहता था ये सारे लोग। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जिसको बोलते हैं आप लोग। तो मैक्सिमम इस कंट्री में सब लोग जो था वो क्रिश्चियन धर्म, और था क्या है भी, वो क्रिश्चियनिटी कहा जाता है जिसको ज़्यादातर। सैंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, गेज मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, गेज अपॉन द सीन्स। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज्ड फ्रैटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। तो जो भी सिम्बलाइज्ड भाईचारा है अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो भी चेंजेज आए, क्रांति आए, उसमें इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो। तो मैं आज इतना ही आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, जिससे कि आपको बोरिंग नहीं फील होगा। थोड़ा थोड़ा आप इसको देखेंगे, समझ में आएगा, और नेक्स्ट अगला सेशन जब भी होगा तो आप लोग को यहाँ से मिलेगा। दिस चैप्टर के यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर अर्नेस्ट रेनान के शब्दों में राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं, राष्ट्र किसको बोलते हैं, विल एक्सप्लेन नेक्स्ट थिंग्स। इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देन पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट करेंगे। स्लोली ऑल चैप्टर्स वी विल स्टार्ट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर टुडेज सेशन।